तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आइए आज मिलके समझते हैं प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में से टॉप 10 क्वेश्चंस। और मैं कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट भी मैं समझाता रहूं। पहला क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है कि आपको एलसीएम दिया हुआ है दो नंबर का। एक नंबर x है और एक 18 है और इनका एलसीएम आपको दिया हुआ है 36। और इसी क्वेश्चन में वो कहता है कि इन दोनों नंबरों का जो एचसीएफ आपको दिया है, एचसीएफ आपको दिया हुआ है x और 18 का 2। तो देखिए पहले चैप्टर का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे एचसीएफ और एलसीएम के रिलेशन का। तो जब भी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दिया होता है तो उनका रिलेशन होता है कि उन दोनों नंबरों की जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आएगी। अब इसमें जो दोनों नंबर हैं वो मुझे नहीं पता, सिर्फ एक नंबर मुझे पता है, दैट इज 18 एंड सेकेंड इज x। एचसीएफ मुझे दिया हुआ है दैट इज 2 और एलसीएम मुझे दिया 36। तो अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आए तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर इक्वल टू का साइन और मल्टीप्लीकेशन है तो आप इसको डायरेक्ट यहां से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो x आ जाएगा 4, यानी कि जो सेकंड नंबर है वो इसमें 4 है। अब समझते हैं एक और क्वेश्चन जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है और इस क्वेश्चन के मैक्सिमम चांस रहते हैं कि ये क्वेश्चन बोर्ड में आपसे पूछा जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कहता है, देखिए कहता है आपको इसमें रेशियो पता करना है विच द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। कहता है जिसके अंदर जो एक्स एक्सिस है वो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को। ठीक है, लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है कहां से कहां। देखिए एक पॉइंट आपको इसमें एक कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है -2, 3 एंड द सेकंड वन इज 6, -7। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे वो ये कहता है कि आप एक्स एक्सिस का वो कोऑर्डिनेट बताइए जो इस लाइन सेगमेंट के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को डिवाइड कर रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जब भी एंड वर्ड आपको दिखे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और लाइन सेगमेंट आपको कहा गया हो तो आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। फर्स्ट जो पॉइंट होगा उसको यहां पे मार्क कीजिए और लास्ट पॉइंट को आप यहां मार्क कीजिए। अब देखिए उसने खुद ने कहा कि ये जो लाइन सेगमेंट है यहां पर कोई एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस का मतलब जो कोऑर्डिनेट है वो x,0 होंगे और हमें ये बताना है कि यहां पर क्या रेशियो रहा होगा। तो जब भी रेशियो का क्वेश्चन आए तो हम मानते हैं लेट द रेशियो बी k/1। और याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको 100% बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। जब भी आपको कहा जाए कि k/1 है, k हम इसलिए मानते हैं क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला का यूज करूं तो मैं x को फाइंड कर सकता हूं। कैसे? इस k से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि x2 को मल्टीप्लाई करूंगा और 1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा -2 को यानी कि x1 को और इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो जब इंटरनली का केस आता है, इंटरनली का मतलब अगर जो तीसरा पॉइंट लाई कर रहा है वो लाइन के अंदर ही कर रहा है तो यहां पर भी प्लस आता है और यहां पर भी प्लस आता है। तो मुझे इस सेक्शन फॉर्मूला का यूज करने से x ऑब्टेन होगा जो कि मुझे पहले से पता ही नहीं है। नाउ अगर मैं इस k को y2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस 1 को y1 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर k+1 कर दूं तो मुझे y ऑब्टेन होगा। अब मुझे y पता है दैट इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास आया -7k + 3/k+1। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो -7 + 3 = 0। तो -7 = -3। तो k मेरे पास आया 3/7। तो रेशियो मैंने क्या एज्यूम करा था, k/1। k क्या आया 3/7 रेशियो 1। दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 3/7। और यही मेरे को इस क्वेश्चन में पता करना था कि इसका रेशियो क्या होगा। अब इससे एक स्टेप आगे समझते हैं। अगर वो ये कह देता कि रेशियो भी आपको पता करना है और ये कोऑर्डिनेट भी मुझे बताओ तो फिर आपने क्या करना था, जो आपके पास k की वैल्यू आई है 3/7 वो आप इधर प्लेस कर देंगे और इधर प्लेस कर देंगे तो आपको x ऑब्टेन हो जाएगा। y तो 0 है तो आप कोऑर्डिनेट भी इसमें पता लगा सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है प्रोबेबिलिटी से। इसमें ये कहता है कि अगर एक डाइस को एक बारी फेंका जाए तो डाइस को जब हम फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस हमारे पास आता है 1, 2, 3 एंड 4 एंड 6। इसमें वो कहता है कि बताइए कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी।
तो देखिए कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने अलावा किसी और से डिवाइड हो जाए। तो देखिए 2 सिर्फ 2 से होगा तो ये कंपोजिट नहीं है, 3 सिर्फ 3 से होगा कंपोजिट नहीं है, 4 कंपोजिट है क्योंकि 4 1 से, 2 से और 4 से, यानी कि 4 के अलावा 2 से भी होता है। सेम 6, तो यहाँ पर कितने ऐसे नंबर है जो कंपोजिट है, तो आप कहेंगे सर 4 एंड 6। तो यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि यहाँ पर जो सैंपल स्पेस मेरे पास आता है वो 2 ही है, यानी कि 2 ही ऐसे नंबर है जो कंपोजिट नंबर होंगे। और टोटल आउटकम मेरे पास क्या होगा, यानी कि टोटल नंबर मेरे पास कितने, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर इज 2/6, दैट इज 1/3। इसमें आपसे अगर प्राइम पूछ लेता तो 2 3 एंड 5, इवन पूछ लेता 2 4 एंड 6। ठीक है, ये समझते हैं हम स्टैट का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर इंटरवल नहीं दिया, आपको मार्क्स बिलो दिया हुआ है। मतलब इसमें आपको ये बताया हुआ कि 10 मार्क्स से कम 3 स्टूडेंट हैं, 20 मार्क्स से कम 12 है और 13 से 27। आपसे कहता है मॉडल ऑफ क्लास बताइए। तो आपको पता है अगर मॉडल ऑफ क्लास आपको पता करनी है तो मॉडल ऑफ क्लास का मतलब होता है मोड। तो मॉड जब हम निकालते हैं क्लास इंटरवल तो डिपेंड करता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। इस क्वेश्चन में बच्चे जनरली ये गलती करते हैं, वो देखते हैं कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी तो 80 है तो 60 इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, जब भी बिलो का केस आए तो पहले आपको इंटरवल बनाना पड़ेगा। तो पहले मैं इंटरवल बनाऊंगा, यानी कि 0 से 10, 10 से लेस, देन फिर 10 से 20, देन 20 से 30, देन 30 से 40, देन 40 से 50 एंड देन 50 से 60। अब मुझे जो फ्रीक्वेंसी दी है उस फ्रीक्वेंसी को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी मुझे दी है वो ऐड होके मिली है। देखिए 10 से कम 3, जब 20 से कम कहा तो उसमें 3 जो है वो भी ऐड है क्योंकि 10 वाले भी इंक्लूड है। तो अब देखिए कोई चीज जो लेस होती है कैसे होती है, ऊपर से नीचे। तो यहां पर आपको ये एक तरीका याद रखना है, ऊपर से नीचे मतलब ऊपर से नीचे माइनस करते जाएंगे। तो 3 एज इट इज, नाउ सब्ट्रैक्ट 12 माइनस 3 दैट इज 9, देन 27 माइनस 12 दैट इज 15, then 57 minus 27 that is 30, then set is 18 and then this is 5। अब आप देखिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कहां आ रही है, 30। तो ये इंटरवल आपका सेलेक्ट होगा। तो इसका मतलब जो मॉडल ऑफ क्लास है वो आएगा 30 से 40। इसी क्वेश्चन में मैं ऐड ऑन कर दूं, कई बार वो एज इट इज क्वेश्चन देगा और कहेगा इसका मीडियन फाइंड करें या मीन फाइंड करें या मोड। तो आप याद रखेंगे अगर बिलो का केस है तो आप सबसे पहले इंटरवल बनाएंगे और ऊपर से नीचे माइनस करेंगे। अगर इसी में आ जाता मोर देन 10 तो आप क्या करते, आप सेम इंटरवल बनाते। कैसे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, फिर लास्ट आता मोर देन 50। उसमें आप नीचे से ऊपर माइनस करते, मतलब सबसे पहले लास्ट फ्रीक्वेंसी लिखते हैं एज इट इज, फिर उसमें से ऊपर से नीचे ऐसे सेकंड लास्ट में से दिस माइनस इसको माइनस ऐसे करते जाते हैं। यानी कि जब हम मोर देन में करते हैं तो नीचे से ऊपर माइनस करते हैं और लेस देन में ऊपर से नीचे। चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं जो कि ट्राइंगल से बेस्ड है। ये कहता है कि एक ट्राइंगल PQR आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपको एक ट्राइंगल PQR दिया हुआ है और इस पे S कहीं पॉइंट दिया हुआ है QR पे। हालांकि ये क्वेश्चन NCERT बेस्ड है और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको अभी करा रहा हूं ये सारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। कहता है कि एक ट्राइंगल PQR दिया है जिसमें S कोई पॉइंट QR पे है और एंगल PSR इज इक्वल्स टू एंगल QPR, ये आपको गिवन दिया हुआ है। तो आपसे कहता है टू शो, आप इस बात को शो कीजिए कि जो PR स्क्वेयर है वो इक्वल होगा QR इंटू में SR। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन तो ट्राइंगल से ही सॉल्व होगा क्योंकि इसमें ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट तो लग ही रहा है। अब जनरली क्या होता है, हमने ट्राइंगल में या तो BPT पढ़ा है या सिमिलैरिटी पढ़ा है। तो यहां पर हमने ऐसा केस कभी नहीं पढ़ा, मतलब सिमिलैरिटी में तो साइड को प्रोपोर्शनल किया होगा या साइड प्रोपोर्शनल से लाइन पैरेलल की होगी। तो इसको आप डिकोड कर सकते हैं। देखिए PR कैसे आया होगा, PR स्क्वायर, PR इंटू में PR इज इक्वल्स टू QR इंटू में SR। अगर मैं एक PR के पास QR कर दूं और एक SR के पास PR कर दूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके का रेशो आ जाएगा। यानी कि अगर मैंने ये रेशो ऑब्टेन कर लिया तो मुझे ये मिल जाएगा और इससे मुझे रिजल्ट पता लग जाएगा। अब समझने वाली बात है कि रेशो तो मुझे पता लग गया कि इसमें मुझे फाइंड करना है। अब मैंने देखना है कि किस ट्राइंगल में आएगा। तो देखिए PRQR, तो PQR यानी कि मैंने देखा ट्राइंगल PQR।
देन सेकंड एस आर पी आर, तो ट्रायंगल एस पी आर, मतलब अगर मैं इन ट्रायंगल को सिमिलर कर पाया तो चांसेस है मेरे पास ये रेशियो आ जाएगा, तो देन ये रिजल्ट, और लास्ट में मुझे रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा। पी एस आर, तो ये रहा पी एस आर इज इक्वल्स टू क्यू पी आर, ये मुझे गिवन दिया हुआ है। तो देखिए पी क्यू आर में पी आर है और एस पी आर में एस आर है, तो मैं लिख सकता हूं एंगल पी एस आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, दैट इज गिवन। और अब मैं ऑर्डर चेक करता हूं, देखिए पी एस आर, अगर एस की पोजीशन यहां फर्स्ट है तो यहां पर पी की भी फर्स्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। देन पी क्यू आर और एस पी आर में आर कंप्लीट आ रहा है, तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर कॉमन, और पोजीशन थर्ड और यहां थर्ड है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे मेरे किस प्रॉपर्टी से, दैट इज एंगल एंगल। जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके सारे साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं सीपीएसटी से, और सारे एंगल भी बराबर होते हैं सीपीएसटी से, तो मैं लिख सकता हूं पी क्यू अपॉन एस पी इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन में एस आर सीपीएसटी। तो देखिए मुझे जो रिजल्ट चाहिए था वो यहां से ऑब्टेन हो गया, तो पी आर इंटू में पी आर दैट इज पी आर स्क्वेयर, क्यू आर इंटू में एस आर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको क्लियर समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में जनरली मिस्टेक हो जाती है, यहाँ 1 से 50 तक आपको नंबर दिए हुए हैं और आपसे कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब जनरली होता क्या है, जब हम 1 से 50 परफेक्ट स्क्वायर ढूंढते हैं तो हम 1 को स्किप कर देते हैं, हम लिखते हैं 4 देन 9 देन 16 देन 25 देन 36 देन 49, यहां 1 स्किप हो जाता है बस। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं हमारे पास यहाँ पर 1 से 50 तक, 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल कितने 50, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई परफेक्ट स्क्वायर की 1 to 50। अब ट्रिग्नोमेट्री का हम एक और क्वेश्चन ऐसा समझेंगे जिसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं पेपर में पूछने के। इस क्वेश्चन में कहता है कि अगर साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू हाफ है एंड cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू हाफ है, तो बताइए ए और बी की वैल्यू क्या होगी। बहुत ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के पूछने के और 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए हमें पता है साइन थीटा 1/2, तो हमें पता है साइन थीटा 1/2 कहां होता है, दैट इज साइन 30 डिग्री, एंड कॉस थीटा 1/2 ये कहां होता है, दैट इज कॉस 60 डिग्री। अगर मैं यहां से थीटा कंपेयर करूं तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और यहां से थीटा कंपेयर करूं तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब अगर मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगाऊं तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब एलिमिनेशन मेथड भी मैं आपको याद दिला देता हूं। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि आप किसी एक को सेम कर दीजिए, सेम का मतलब विद कोफिशिएंट विद साइन। अगर वो पहले से सेम है, जैसे यहाँ ए सेम है, साइन भी पॉजिटिव है, तो आप इनको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए डायरेक्ट, यानी कि इनके अपोजिट साइन कर दीजिए, तो कैंसिल आउट। अब इसका साइन ये नेगेटिव माना जाएगा, तो -2b दैट इज -30, तो b कितना आ जाएगा यहाँ से 15। अब b की वैल्यू चाहे आप इस इक्वेशन में रखें चाहे इसमें, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी a की वैल्यू, तो a आ जाएगा 45 डिग्री। और ऐसे क्वेश्चन जनरली बोर्ड आपसे पूछ लेता है 2 या 3 नंबर में। अब एक क्वेश्चन हम ऐसा समझेंगे जो कि बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि 3 नंबर में आपसे पूछा ही जाएगा। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जनरली स्टूडेंट गलत भी कर देते हैं, वो समझ नहीं पाते। यहां वो ये कहता है कि प्रूव दैट √3 + √5/2 इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, कब, जब उसने कहा कि √3 पहले से ही इर्रेशनल है। अब इसमें जनरली गलती क्या होती है, बच्चे इस स्टेटमेंट को समझ नहीं पाते, वो सोचते हैं कि मुझे √3 को इर्रेशनल प्रूव करना है। नहीं, वो कहते हैं इसको इर्रेशनल प्रूव करें अगर √3 आपको पहले से इर्रेशनल दिया हो। तो इसकी 2 टाइप्स हैं। देखिए, अगर रूट हमेशा विदाउट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो वहां हम करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जो कि मैं पहले समझा चुका हूं। और अगर रूट के साथ कुछ भी प्लस माइनस हो तो हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड नहीं करते। पर इस क्वेश्चन में दोनों स्टेप्स होंगे। कैसे, यहां पर रूट के साथ रूट ही है तो यहाँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड भी होगा और सेकंड टाइप भी होगी। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे। हम कहेंगे लेट एज्यूम दैट, हम मान लेते हैं इस बात को कि भाई ये जो नंबर मुझे दिया हुआ है √3 + √5/2 ये एक रैशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर।
कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है कि हम कुछ चीज सपोज करते हैं और लास्ट में फाइंड करते हैं कि वो गलत थी। सपोज मैं यहां पर कहूं कि ये ग्रीन बोर्ड नहीं है, ये तो एक स्मार्ट बोर्ड है, और लास्ट में मेरे को कंक्लूजन ये निकलता है कि नहीं ये तो स्मार्ट बोर्ड नहीं था। इसका मतलब जो पहले से हमें पता था कि ये ग्रीन बोर्ड है, तो हमारे को ये मानना पड़ेगा कि हाँ ये ग्रीन बोर्ड ही था, क्योंकि जो हमने एज्यूम करा था स्मार्ट बोर्ड वो हमारा लास्ट में गलत हो गया। सेम कॉन्ट्राडिक्शन में हम इसको मान लेंगे कि रैशनल है, और लास्ट में देखते हैं क्या रैशनल आता है। अगर रैशनल नहीं आया तो ऑब्वियसली ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। अब इस टाइप में क्या होता है कि ये रैशनल नंबर है, तो मैंने माना कि ये a बाई बी की फॉर्म में होगा, जहां मुझे बताना पड़ेगा वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0। देन मैं करूंगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब जब मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से स्क्वेयर हो जाएगा। अब इसी स्टेप में स्टूडेंट गलती करते हैं। स्टूडेंट सोचते हैं कि ये तो सेकंड टाइप है, रूट को एक तरफ रखते हैं बाकी को दूसरी तरफ। नहीं, अगर न्यूमरेटर में दोनों ही रूट है तो फिर आपको स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी। दोनों का मतलब अगर वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं। तो ये क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। तो यहां पर अब क्या आएगा, 2√15 a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये 4 डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लाई में, 5 प्लस 3 8 प्लस है तो इधर जाके माइनस में, तो 4a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 2√15। अगर मैं 2 को भी ट्रांसपोज करूं तो यहां पर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो क्या √15। अब √15 एक प्योरली इरेशनल नंबर है, और ये कैसा एक नंबर है, रैशनल नंबर, क्योंकि ये a बाई बी की फॉर्म में है और a और b को मैंने इंटीजर माना है और b नॉट इक्वल टू 0 है। तो व्हेन एनी नंबर इन फॉर्म ऑफ a बाई बी एंड a एंड b आर इंटीजर एंड b नॉट इक्वल टू 0, then it means it is a rational number. So हम कहेंगे it contradict our assumption because √15 is a irrational number and it is a rational number. So hence given number is a irrational number. अब इसमें खास बात ये थी कि उसने ये क्यों कहा कि √3 is irrational है। देखिए इसको हम थोड़ा और अच्छे से बता भी सकते हैं। √15 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू में √5। अब हमें पता है कि अगर एक इरेशनल नंबर को अलग इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इरेशनल ही आएगा। तो उसने पहले से बता दिया कि ये तो इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी इरेशनल आएगा। इसलिए उसने क्वेश्चन में कहा था कि √3 इज ए इरेशनल नंबर। और ये क्वेश्चन श्योरली है कि 3 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बार भी आपको देखने को मिलेगा, या इससे रिलेटेड टाइप जरूर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को इस बार मिलेगी। ये एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है चैप्टर 3 का, और ऐसा क्वेश्चन आपको इस बार भी बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। यहाँ आपको एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की है और एक और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की है। यहाँ वो कहता है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। देखिए आपको पता है जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं और अगर हम ABC को कंपेयर करते हैं तो A1 by A2 एंड B1 by B2 एंड C1 by C2 तीनों ही इक्वल आते हैं। अब A1 क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट है विद साइन। A2 जो x का कोफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन में विद साइन। B1 क्या है, y का कोफिशिएंट विद साइन। B2 सेकंड इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है विद साइन। C1 विदाउट x एंड y, C2 विदाउट x एंड y। तो हमें ये तीनों आपस में इक्वल दिए और हमें यहाँ से p की वैल्यू पूछी गई है। तो हमें पता है कि अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो p प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ये हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 9। फर्दर मैं सॉल्व करूं तो p स्क्वायर प्लस 2p नेगेटिव 8 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करूं तो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 8 आए और प्लस और माइनस करें तो 2p आए। तो ऐसे नंबर है 4 and 2। तो फर्स्ट एज इट इज, साइन एज इट इज, लास्ट एज इट इज, साइन एज इट इज। सबसे पहले हम बड़े नंबर को लिखेंगे देन स्मॉलर वन को। अब 4 में से 2 माइनस करेंगे तभी तो 2 ऑब्टेन होगा। कॉमन निकालिए यहाँ से p प्लस 4, देन यहाँ से नेगेटिव 2 तो अगेन p प्लस 4। फिर मैंने इनमें से p प्लस 4 कॉमन निकाला तो मेरे पास बचा p माइनस 2। तो अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो p आएगा नेगेटिव 4 and 2। तो इसका मतलब p की दो वैल्यूज यहाँ आ सकती हैं, नेगेटिव 4 and 2। और ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड हर बार पूछता है। इसमें कई बार वो आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दे देगा, कई बार नो सॉल्यूशन भी दे देगा, और कई बार यूनिक सॉल्यूशन जो नो सॉल्यूशन है वो दे देगा, यूनिक सॉल्यूशन दे देगा। तो
कई बार नो सॉल्यूशन दे देगा, कई बार यूनिक सॉल्यूशन दे देगा। देखिए उसका भी केस आपको पता होना चाहिए। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो ये आपका है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब x और y की कोई एक ही फिक्स वैल्यू आएगी और ग्राफ जब बनाएंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 है बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो यहाँ आपका नो सॉल्यूशन आएगा और पैरेलल लाइन बनेगी। जहां लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती नो सॉल्यूशन, एक पॉइंट पे करती है यूनिक, और जब तीनों ही बराबर है तो हम इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, और यहां बनते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। अब समझते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि पॉलिनोमियल से है। यहां कहता है कि एक जीरो दूसरे का ट्वाइस है। ऐसे क्वेश्चन भी आप बोर्ड जो है वो काफी बार पूछ चुका है। इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि इस b की वैल्यू निकालिए अगर एक जीरो दूसरे का ट्वाइस है। तो देखिए अगर एक जीरो दूसरे का ट्वाइस है तो हमें पता है जीरोस क्या होती है, ऐसी वैल्यू जिसको रखने से पूरा जीरो बन जाए। तो अल्फा एंड बीटा को हम जीरो बोलते हैं, यानी कि ये इसका फर्स्ट जीरो है और ये इसका सेकंड जीरो है। आसान भाषा में अल्फा कोई ऐसी वैल्यू जिसको रखने से पूरा जीरो बनेगा, बीटा ऐसी वैल्यू जिसको रखने से जीरो बनेगा। और वो खुद ही कह रहा है एक जीरो दूसरे का डबल है, यानी कि अगर पहला जीरो अल्फा है तो सेकंड जो होगा वो इसका डबल होगा, यानी कि 2 टाइम्स अल्फा होगा। अब मुझे पता है सम ऑफ जीरोस जब हम फाइंड करते हैं तो हमें अच्छे से पता है सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू नेगेटिव b/a। तो अगर मैं इन जीरोस का सम करने लगूं तो वो नेगेटिव b/a का होगा। व्हाट इज नेगेटिव b? दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x विद साइन, एंड व्हाट इज ए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विद साइन। तो 3 अल्फा इज इक्वल टू 6, तो अल्फा इज इक्वल टू 2। तो मुझे पता लग गया अल्फा 2 है, यानी कि पहला जीरोस मेरे पास कितना आ गया 2 और सेकंड जीरोस कितना आ जाएगा 4। तो मुझे अब दोनों जीरोस पता लगे, पर मुझे क्वेश्चन में b की वैल्यू निकालनी थी। अब मुझे पता है अगर मैं इनका प्रोडक्ट निकालूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a। जीरोस मुझे पता लग गए 2 and 4, तो 2 into 4 इज इक्वल्स टू c/a। c इज b एंड a इज 1, तो b/1। तो यहां से b की वैल्यू क्या आई 8। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने 10 क्वेश्चंस आपको बताए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इनके नियर बाय क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप कितने भी सैंपल पेपर देखें आपको यही क्वेश्चन बारी बारी अलग अलग फॉर्म में रिपीट हुए मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और 10 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा। तब तक आप पढ़ते रहें और आपके डाउट्स हैं वो मेरे से पूछते रहें। टिल देन कीप लर्निंग।